तो दोस्तों स्वागत है आपका लाइफ कोच के एक और वीडियो में। मेरे साथ फिर से जुड़ बैठे हैं डॉक्टर विभावरी पाटिल जो है आयुष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खारघर में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, अक्सर लोग जो आज मजाक में भी उड़ा देते हैं, डिप्रेशन के बारे में। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर विभावरी का हमारे इस वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए मुझे। तो मैम क्वेश्चंस का डिप्रेशन से रिलेटेड हम सिलसिला शुरू करें, ठीक है। तो मैम पहला सवाल जो यूजुअली हमारे व्यूअर्स ईमेल पे हमें पूछते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए बोलते हैं, तो पहला सवाल है कि डिप्रेशन को एग्जैक्टली एक साइकियाट्रिस्ट कैसे डिफाइन करेगा और क्या कुछ साइंस और सिम्टम्स है जिससे हमें डिप्रेशन के बारे में पता लगा सकें हम। देखिए, साइंटिफिकली डिप्रेशन को हम लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं कि परसिस्टेंटली लो मूड या सैडनेस ऑफ मूड परवेजिव, मतलब वो हर सिचुएशन में सैड ही होता है। मतलब अगर परवेजिव का मतलब है कि वो कभी बदलता नहीं है, भले ही सिचुएशन आसपास की बदल जाए, कोई अच्छा फंक्शन हो, कोई अच्छा जानने वाला मिलने आ गए, फिर भी वो इंसान डिप्रेस्ड ही फील कर रहा है, सैड ही फील कर रहा है। और टाइम ड्यूरेशन होता है 2 हफ्तों का, मतलब 15 दिन लगातार अगर ये सिचुएशन उसकी बनी रहती है, बार बार रोता है, उसके दिमाग में आत्महत्या के विचार आते हैं, दूसरों से अलग थलग रहने लगता है, पहले जो चीज़ें उसे अच्छी लगती थी, जैसे कोई शौक थे, हॉबीज़ थे, उनको छोड़ देता है, या फिर कई लोगों में भूख का कम होना, नींद ना आना, ये भी डिप्रेशन में दिखता है। या कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होना, इस तरह के लक्षण दिखते। अगर ये सारा सैड मूड के साथ अगर 15 दिनों तक लगातार चल रहा है तो हम इसे डिप्रेशन समझते हैं। यूजुअली जो हमने इससे कंक्लूड किया है कि एक ऐसी सैडनेस, लाइफ में उतार चढ़ाव में सैड होना एक आध दिन 2 दिन के लिए नॉर्मल है, पर सैडनेस 2 वीक से ज़्यादा लंबी हो जाए, आइसोलेशन पर्सन के अंदर आ जाए और उसे जो चीज़ें पसंद थी वो उसे करना छोड़ दे, ठीक है। तो एक साइकियाट्रिस्ट कैसे डायग्नोज कर सकता है डिप्रेशन को और क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो की जाती है? देखिए, कई बार साइकियाट्रिस्ट के पास जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है वो कोई और कंसल्टेंट के थ्रू या फिजिशियन के थ्रू रेफ़र होता है कि वो पेशेंट वहाँ पहुँचता है। कई बार डिप्रेशन ऐसा भी होता है कि उसको इतना ज़्यादा परेशानी है कि वो बॉडीली सिम्टम्स में दिखना शुरू होती है, बार बार हेडेक होना, बॉडी में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, या फैमिली रिपोर्ट करती कि उदास उदास रहता है, अलग थलग रहता है, इसको हमेशा कोई ना कोई तबीयत की तकलीफ़ चलती रहती है। फिर वो जाते हैं फिजिशियन के पास, फिर फिजिशियन अपने सारी जांच करके उसको समझ में आता है कि इसका कोई बॉडीली सिम्टम से कोई रिलेशन नहीं है, शायद इस बंदे को कोई मानसिक तकलीफ़ है, और तब वो हमारे पास आता है। फिर हम हिस्ट्री लेने के बाद जानते हैं कि उसको ये सब कुछ तकलीफ़ हो रही है, और अगर ये, जैसे मैंने पहले लक्षण बताया, अगर ये पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं तो डिप्रेशन को डायग्नोज किया जाता है। मोस्टली कई बार डिप्रेशन तभी भी हमारे पास आता है कि पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, अस्पताल पहुंच जाता है, और फिर साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जाता है कि पेशेंट ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और इसको कोई मानसिक तकलीफ है तो आप रूल आउट करें, और तब हम डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास या कई बार वॉक इन पेशेंट भी आते हैं, कई पेशेंट्स को समझ में आता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत है, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, या फैमिली को समझ में आता है, और फिर वो पेशेंट को खुद ही हमारे पास लेके आते हैं कि इसको इस तरह का प्रॉब्लम शुरू हो गया है और अब इस केस में क्या किया जाए। जब पेशेंट को हम इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे उसका पूरी तरह से हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करने के बाद जब हम डायग्नोज करते हैं कि इसको डिप्रेशन है, तब फिर दवाइयाँ और ट्रीटमेंट उसको शुरू की जाती है। मैम जैसे आपने बोला था, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास नॉर्मल अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं और उन्हें वो ट्रीटमेंट से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता, फिजिकली जो पेन्स और जो उनके कंप्लेंट्स है वो कंटिन्यूड रहती है। तो इस मामले में देखा जा सकता है, अगर उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही है, हर चीज़ नॉर्मल है, पर उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स बनी हुई है, तो एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखाना सही रहेगा, ठीक है। और सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में जैसे मैम ने कहा है कि बहुत लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद साइकियाट्रिस्ट के पास उन्हें जाने का मौका मिलता है, पर ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जो ऑलरेडी उनके माइंड में ऐसे विचार आते जा रहे हैं कि हमें नहीं जीना है, या लाइफ एंड कर लेते हैं, या कोई प्यार नहीं करता हमें, या हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब आपके माइंड में ऐसे भी कुछ थॉट्स आए तो साइकियाट्रिस्ट जैसे डॉक्टर को आप उस टाइम पे ज़रूर दिखाइए, ताकि आप उस स्टेप लेने तक नज़दीक ना पहुँच पाए। अगला सवाल जो आ रहा है वो है कि क्या डिप्रेशन विमेन में, जैसे हम आंकड़ों की बात करें तो विमेन में मेन से ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है, इसका क्या स्पेसिफिक रीज़न आप बता सकते हैं? ये बहुत फंडामेंटल और अच्छा सवाल है कि जैसे हमने अगर स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो डिप्रेशन कई बार औरतों में मर्दों के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखता है।
उसका कारण ऐसा है कि औरतों का दिमाग या उनकी इमोशनल जो रचना है वो मेल्स से थोड़ी डिफरेंट होती है। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए तो रिसर्च में ऐसा मालूम चला है कि जो निगेटिव इमोशंस है या निगेटिव लाइफ इवेंट्स है उनको याद रखने की टेंडेंसी फीमेल्स की ज़्यादा होती है। मतलब कोई चीज़ उनके साथ बुरी घटी है तो कोई आदमी होगा तो शायद वो छोड़ भी देगा कि जाने दो, होता है ऐसा, लेकिन ये निगेटिव इमोशंस को ज़्यादा समय तक अपने दिमाग में मेमोरी में याद करके रखने की औरतों की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। उस वजह से उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। उसके साथ अगर हम बाहर की दुनिया देखा जाए, जिस तरह का हमारा कल्चर होता है उसमें यूजुअली मिज़ोगाइनी जिसको कहते हैं कि औरतों को कम समझना या उनको कई जैसे गांव देहात में हम देखते हैं कि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अपने इमोशंस को वॉइस करना, शेयर करना नहीं होता, या उनके साथ अगर कोई चीज़ घट रही है जो उनको अच्छी नहीं लगती उस चीज़ को बोलना अच्छा नहीं समझा जाता कि मानो ये कंप्लेन कर रही है। उस वजह से इस तरह के नेगेटिव लाइफ इवेंट्स होते जाते हैं, वो दिमाग में दबते जाते हैं और उस वजह से वो शी एंड्स अप बीइंग डिप्रेस्ड। सो ये भी एक है। तो और बेसिकली उनमें बेसिक बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है कि निगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करना और निगेटिव इमोशंस को पकड़ के रखना ज़्यादा फीमेल्स में टेंडेंसी दिखती है, उस वजह से उनमें ज़्यादा डिप्रेशन दिखता है। साथ ही फीमेल हार्मोन्स भी इस कारण बहुत उनका रोल होता है कि फीमेल्स के हार्मोन मेल्स के हार्मोन से अलग होते हैं। तो ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन के जो फीमेल हार्मोन्स हैं इनमें अगर कुछ गड़बड़ी है या कम ज़्यादा है किसी बीमारी या किसी और वजह के कारण, तो भी औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा दिख सकता है। तो मैम ने जैसे कहा था कि औरतें जो थी इमोशंस को लेके थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसमें एक हम पॉजिटिविटी भी शायद देख सकते हैं कि अच्छे जो नर्चरर्स होते हैं या मदर्स है, जो नर्सेज भी है जो बेस्ट तरीके से किसी को सर्व कर सकते हैं, उनका पेन समझ सकते हैं और एम्पैथी दिखा सकते हैं, शायद वो भी फीमेल शायद इसीलिए है क्योंकि सेंसिटिविटी का जो डिग्री है ज़्यादा है। उनकी इमोशनल सेंसिटिविटी, औरतों को दूसरों की इमोशंस को समझना या उसको रेसिप्रोकेट करना बेहतर आता है। तो इस वजह से हमने देखा होगा कि कई बार फीमेल टीचर्स होती है, फीमेल नर्सेस होती है, उनको ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी सर्विस या सेवा दे पाती है बिकॉज वो दूसरों के इमोशंस को समझ भी पाती है और रेसिप्रोकेट भी करती है। लेकिन कई बार ये डेट्रीमेंटल भी होता है बिकॉज वो खुद भी बहुत सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट सवाल जो है वो एक फ़ीमेल का है। जैसे उन्होंने रिसेंटली बेबी डिलीवर किया है और बेबी डिलीवर करने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, जॉय वाली फीलिंग होनी चाहिए, पर उन्हें कंटिन्यूसली सैड फील हो रहा है। बेबी को जब भी वो हाथ में लेते तो बहुत वरीसम फील हो रहा है, डर फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है शायद वो बेबी के साथ जस्टिस कर पाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने गूगल सर्च आउट किया और उन्हें पता लगा शायद ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। तो वो बोल रहे हैं इस पर थोड़ा, इस सब्जेक्ट पर थोड़ा लाइट डालिए। हाँ, ये बहुत कॉमन से बीमारी है। देखिए, कभी भी कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंसी को उसके शरीर में बनाए रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के लिए, ताकि वो बच्चे की डेवलपमेंट ठीक से हो और उसकी सेहत अच्छी रहे। जब औरत डिलीवरी होती है, अभी जैसे ये जो भी हमारे फीमेल हार्मोन्स है उनका एक्शन हर जगह होता है, मतलब फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे होता है, उसी के साथ में ब्रेन पे भी होता है। तो क्या होता है कि जब ये औरत डिलीवर करती है तो अचानक से उसके हार्मोन्स कम हो जाते हैं बिकॉज अब बच्चा डिलीवर हो गया तो उसको उतने हाई लेवल के हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अचानक होने वाले हार्मोन के बदलाव के कारण कई औरतों को इमोशनल प्रॉब्लम्स जस्ट डिलीवरी के बाद शुरू होती है। फॉर इंस्टेंस, कई औरतें दुखी फील करना, चिड़चिड़ाहट होना, वीक लगना, या ये चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान होना कि शायद वो अच्छी माँ बन पाएंगी या नहीं, अपने बच्चे का ढंग से ख्याल रख पाएंगी या नहीं, ये कई बार होता है। इसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ बोलते हैं। ये डिलीवरी होने के 2 से 3 हफ्ते तक दिख सकते हैं, लगभग 10-15 दिन या अराउंड 21 दिनों तक। उसके बाद हार्मोन की लेवल नॉर्मल हो जाती है और पेशेंट वापस उसका मूड नॉर्मल हो जाता है। ये मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है। लेकिन कुछ केसेस में जिनको ऑलरेडी डिप्रेशन प्रोन है, या हो सकता है बच्चे की पैदाइश के साथ और भी फैमिली स्ट्रेसेस या प्रॉब्लम शुरू हो गए हो, उसी के साथ, या फिर उस औरत की बेसिक टेंडेंसी ही उसकी दिमाग की है कि जेनेटिकली प्रोन है वो डिप्रेशन के लिए, तो ये पोस्टपार्टम ब्लूज़ ख़त्म नहीं होते और इन पोस्टपार्टम ब्लूज़ का रूपांतर आगे जाके पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हो जाता है। तो इस तरह का डिप्रेशन या बीच बीच में होने वाली एंग्जाइटी ऐसे लोगों को हो सकती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस।
अगला सवाल जो आ रहा है कि कौन से लोग हैं जो ज़्यादा प्रोन है डिप्रेशन के लिए, कि कोई कोई लोग हैं बहुत सारे लाइफ के इवेंट्स को ऐसे ही वो क्रॉस कर लेते हैं और उन्हें इफ़ेक्ट नहीं करते, तो कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं कि उन्हें डिप्रेशन ईजिली हो जाए? देखिए, डिप्रेशन का पहली बात, जैसे दूसरी मानसिक बीमारियों के बारे में हम कहते हैं कि उनका कुछ एक एट्रीब्यूट है जो जेनेटिक होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डिप्रेशन था या बाइपोलर डिसऑर्डर थी, या आपकी फैमिली में या और मरीज़ की फैमिली में सुसाइड की हिस्ट्री है, तो उन केसेस में जेनेटिकली डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब चांसेस होना और डिप्रेशन होना दो अलग अलग बातें। हो सकता है उसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, लेकिन उसकी लाइफ में कोई ऐसा मेजर लाइफ इवेंट नहीं हुआ, या वो बंदा अच्छी तरह से मैनेज या कोप हो गया, तो शायद उसमें डिप्रेशन ना भी दिखे। लेकिन जेनेटिकली प्रोन है और कोई निगेटिव लाइफ इवेंट हो गया, जैसे कि घर में किसी की डेथ हो जाना, नौकरी जाना, एग्ज़ाम में फेल होना, तो वो एक चीज़ है कि दे आर प्रीडिस्पोज टू डिप्रेशन, दैट इज़ वन थिंग। और साथ ही मैंने कहा कि बाइपोलर डिसऑर्डर, ये अलग तरह की मानसिक तकलीफ है जिसमें एक तरफ मेनिया होता है और एक तरफ सिवियर डिप्रेशन होता है। तो उन केसेस में भी ऐसा होता है कि वो लोग आर मोर प्रोन फॉर रिपीटेड अटैक्स ऑफ डिप्रेशन, दैट इज़ वन थिंग। साथ ही साथ कई लोगों को एंग्जाइटी भी होती है, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन साथ ही साथ होना भी काफ़ी लोगों में कॉमन है। जो आपने जैसे सुसाइड की अटेम्प्ट की थी, सुसाइडल थॉट्स के बारे में भी कहा था, तो एक पर्सन का ऐसा सवाल है कि क्या सुसाइडल थॉट्स आने के पीछे जो मानसिकता है या जो ब्रेन के पैटर्न्स या कुछ एक्टिविटी, वो क्या डिफरेंट है एक पर्सन जिसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और एक में नहीं आ रहे? देखिए, सुसाइडल थॉट्स आने के पीछे कोई स्पेसिफिक ब्रेन एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि निगेटिव लाइफ इवेंट्स और साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, ये एक ही चीज़ है जो रिसर्च से एस्टैब्लिश्ड है कि अगर फैमिली में सुसाइड की हिस्ट्री है तो आगे की जनरेशन को सुसाइड उनमें काफ़ी हद तक कॉमन होता है। तो एक पर्टिकुलर थॉट पैटर्न होता है जो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है। सेकेंडली, कई बार ऐसे होता है कि ऐसा भी होता है कि घर में आपने किसी का सुसाइड देखा है, तो वो एक चीज़ होती है जो इम्पैक्ट होता है उस बंदे के दिमाग के ऊपर। और इसके पहले प्रश्न में आपने पूछा कि और कौन से लोग होते हैं जो प्रीडिस्पोज्ड है। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ जैसे टीबी या कैंसर, या घर में किसी को इस तरह की लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ है, उस वजह से भी लोगों को डिप्रेशन आता है। लंबे समय तक किसी तरह की दवाइयाँ खाना, उस वजह से भी डिप्रेशन आने के चांसेस है। या फैमिली में बर्नआउट है कि भाई घर में किसी को बहुत लंबे समय तक बीमारी चल रही है, उनकी सेवा करनी पड़ रही है, और उसी के साथ में इस बंदे को साइकोलॉजिकल बर्नआउट होकर डिप्रेशन होना, ये भी है। सुसाइड क्या है कि एक बंदा सोचता है सुसाइड के बारे में, दूसरा नहीं सोचता। सोचना एक तरफ और एक्ट आउट होना अलग होता है। किसी के दिमाग में बार बार सोच आ रही है, लेकिन वो उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले पाता या नहीं लेता, और ये चीज़ किसी के ध्यान में आती है और वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। और कुछ लोग होते हैं जो दिमाग में विचार आता है और उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं और अटेम्प्ट करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी पड़ती है। सीजनल डिप्रेशन के बारे में कुछ लाइट डालिए कि ये किस तरह का डिप्रेशन है? देखिए, डिप्रेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे दिमाग की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, वो काफ़ी हद तक बाहर की लाइट के ऊपर डिपेंड है। मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में जो सूर्य प्रकाश होता है या सनलाइट होती है, उसके हिसाब से हमारा ब्रेन अपनी रिदम को एडजस्ट करता है, और उस हिसाब से हमारे दिमाग के केमिकल्स का पैदा होना और उस हिसाब से हमारे मूड को रेगुलेट होना होता है। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं वो शाम के समय बहुत क्रैंकी और परेशान होते हैं। उसका रीज़न ये है कि लाइट बाहर की कम हो जाती है, ब्रेन उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है। उसी तरह से सीजनल डिप्रेशन में क्या होता है, ये जो बाहर की जो लाइट है वो कम ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे लोग, जैसे हम लोग प्रैक्टिस में देखते, कई सारे लोग जिनको डिप्रेशन की या बाइपोलर की हिस्ट्री है, वो बारिश के सीज़न में कई बार डिप्रेशन प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि बादलों की वजह से बाहर लाइट कम होती है। तो ये सीजनल वेरिएशन आता है। मतलब जैसे सनी डेज होते हैं, समर है तो पेशेंट बिल्कुल सही है, और जैसे जैसे विंटर्स पास आएंगे या रेनी सीजन पास आएगा, पेशेंट का मूड डिप्रेशन की तरफ जाएगा। तो ये इसको हम पहले सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते थे। मतलब सीजनल वेरिएशन इन योर अफेक्ट और मूड, उसको अभी सीजनल डिप्रेशन बोला जाता है। ट्रीटमेंट बहुत अलग नहीं होती, ट्रीटमेंट डिप्रेशन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें पेशेंट को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से इससे कोप करे।
आर्टिफिशियल लाइट में बैठ के या लाइटें जला के वो अपने मूड को एडजस्ट कर सकता है, और साथ ही साथ दवाइयाँ उनको दी जाती है। क्या बच्चों को डिप्रेशन होता है और क्या एज है, छोटे से छोटे कितने बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है, और उसमें क्या तरह की प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है और उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं? बच्चों में डिप्रेशन दिखता है और काफ़ी कॉमन है। इसको अनक्लासिक डिप्रेशन हम लोग कहते हैं, और कम से कम उम्र ऐसी कोई डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन लगभग जब बच्चा अपने आप को थोड़ा समझता है, अपने इमोशंस को वॉइस करना शुरू करता है, तब यूजुअली ये दिखता है। 5 से 6 साल के बच्चों में भी डिप्रेशन देखा गया है, और उसके रीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते कि प्राइमरीली इतने छोटे बच्चे को डिप्रेशन आता नहीं है, उसके लिए आसपास की शायद कोई परिस्थिति ऐसी है जिस वजह से बच्चे को डिप्रेशन है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस होना, माँ बाप का डिवोर्स होना, या फिर माँ बाप के आपस में ना बनना, फैमिली में बड़े इशू है अगर अब्यूजिव फादर है या मदर और फादर सब्सटेंस अब्यूज़र्स है, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी इमोशनल नीड्स को वो ये नहीं कर पाते, तो इस केस में कई बार होता है कि बच्चे को डिप्रेशन आता है। बच्चों में डिप्रेशन बड़ों के डिप्रेशन से अलग दिख सकता है, क्योंकि बड़ों में जैसे आपने मतलब मोस्ट लोग की उदासी है या सुसाइडल थॉट्स आना या नींद ना आना, भूख ना लगना, लेकिन बच्चे इमोशनली मैच्योर नहीं होते, अपनी भावनाओं को शब्दों में ठीक तरह से नहीं बोल पाते। तो छोटे बच्चों में यूजुअली ऐसा होता है कि स्कूल में परफॉर्मेंस कम होना, कम मार्क्स आना, बिहेवियरल इश्यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट करना, गुस्सा करना, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, इस तरह का। या कई बार बच्चों में ऐसा भी देखा गया कि अगर सुसाइडल आइडिएशन बच्चों में आ रहा है, तो जैसे मानो अपनी प्यारी चीज़ें किसी को दे देना, प्यारे अपने जो पसंदीदा खिलौने हैं या किताबें हैं वो किसी को दे देना, तो इस तरह का अगर आपको बच्चों में दिखाई दे, सैडनेस है, रोना है, तो बच्चों में डिप्रेशन दिखता है, कॉमन है और ट्रीटेबल है, ये मैं कहना चाहूँगी। तो एक पुराने क्वेश्चन में हमने जब हार्मोन्स की बात की थी, आपने बोला था जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए वो जिम्मेदार है, तो अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि मेनोपॉज में स्पेसिफिकली वुमेन के अंदर मेनोपॉज में क्या स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं ब्रेन में और वो किस तरह से डिप्रेशन को फ्यूल कर सकते हैं? पोस्टमार्टम डिप्रेशन, या जैसे मैंने कहा था कि उस वक्त हार्मोन्स के कमी की वजह से या हार्मोन्स की लेवल में बदलाव की वजह से होता है। उसी तरह जो पेरीमेनोपॉजल मतलब जिनका मेनोपॉज या हम इसको हिंदी में रजोनिवृत्ति बोलते हैं, वो जब पास आता है तो हार्मोन्स में बदलाव शुरू होते हैं कि इवन मेनोपॉज होने से पहले भी हार्मोन्स की लेवल कम होती जाती है। फीमेल हार्मोन्स बनना धीरे धीरे कम, पूरी तरह से बंद कभी नहीं होता, लेकिन उसकी मात्रा कई हद तक कम हो जाती है। उस वजह से ब्रेन को ये हार्मोन्स नहीं मिलते, उस वजह से चिड़चिड़ाहट होना, परेशानी होना, हॉट फ्लैशेस आना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना या फिर उदास लगना, जैसे बाकी सारे डिप्रेशन के जैसे सिम्टम्स दिखते हैं उस तरह से दिखना, वज़न बढ़ जाना, ये भी कई लोगों में होता है। उसी साथ पेरीमेनोपॉजल वुमेन में दूसरी बीमारियां भी शुरू हो जाती है, बिकॉज यही एज ग्रुप है जब डायबिटीज़ दिखना शुरू होता है, बीपी दिखना शुरू होता है, उस वजह से उसकी दवाइयाँ वगैरह शुरू हो जाना, फिज़िकल हेल्थ कम हो जाती है औरतों की जैसे जैसे वो एज होना शुरू होती है। तो ये सारे रीजंस हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन या पेरीमेनोपॉजल डिप्रेशन को ट्रिगर करती है। इस वक्त अगर पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचता है तो ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी हद तक पेशेंट को आराम होता है, डिप्रेशन रिवर्ट होता है। कौन से लाइफ इवेंट्स हैं जो डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं किसी की लाइफ में? काफ़ी लोगों में डिप्रेशन उस वक्त देखा जाता है जैसे लॉस ऑफ अ स्पाउस, जैसे स्पाउस की मतलब जीवन साथी की मृत्यु या फिर डिवोर्स, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, नौकरी जाना या बच्चे की डेथ, ये भी है। बड़ी बीमारियाँ, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर या डायग्नोसिस ऑफ अदर बिग इलनेसेस इन यू और इन योर नियर वन, ये चीज़ें हैं, ये मेजर लाइफ इवेंट्स है। या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, समबडी हैज़ बिकम एन टारगेट ऑफ अटैक, टेररिस्ट अटैक, और लॉस ऑफ अ लव्ड वन, दीज आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स विच मे कॉज डिप्रेशन। कुछ लोगों में पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स के बाद भी डिप्रेशन आता है। फॉर इंस्टेंस प्रमोशन हो जाना, अभी लोग सोचेंगे कि प्रमोशन हो गया तो खुश होने की बात है, डिप्रेस क्यों हुआ है। बेसिकली कई बार लोगों को लगता है कि क्या मैं ये बढ़ी हुई जिम्मेदारी के लायक हूँ, क्या मैं ये काम कर पाऊँगा, और उस वजह से जो दिमाग में एम्बिवैलेंस शुरू होता है, उस वजह से भी डिप्रेशन ट्रिगर होता है। कई औरतों में शादी के बाद
डिप्रेशन दिखने को मिलता है, क्योंकि शादी के बाद आने वाली जिम्मेदारियों से शायद वो कोप नहीं कर पाती और डिप्रेस होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार नेगेटिव लाइफ इवेंट्स से ही डिप्रेशन हो, कई बार कोई चीज़ें पॉजिटिव होती है उस वजह से भी डिप्रेशन आता है। ये पॉइंट बहुत अच्छा हाईलाइट किया डॉक्टर साहब ने कि जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है जो बोल सकते हैं कि जो डिग्री में इतना वेरिएशन उसमें हो कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे आप उसको नहीं भी ले पा रहे, तो भी वो डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है कि एंटी डिप्रेशंस के बारे में है। यूजुअली जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, कि एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि मैंने यही सुना है नेगेटिव दवाइयों के बारे में कि ये दवाइयाँ मुझे कंटिन्यूसली नींद देगी और मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी जॉब जो है वो इफ़ेक्ट होगी, मेरी फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट होगी, और ख़ासकर उन्होंने लिबिडो के बारे में पूछा है कि मेरी सेक्सुअल लाइफ भी पूरी ख़राब होगी। तो क्या ये सब सच है दवाइयों के बारे में? एंटी डिप्रेसेंट्स के अलग अलग क्लासेस होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वो पेशेंट की सूटेबिलिटी के हिसाब से उनको दिए जाते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो मल्टी प्रॉन्ग्ड होता है। सो सिर्फ दवाई ही से डिप्रेशन ठीक होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिप्रेशन की सीवियरिटी के बेसिस पे दवाई दी जाती है। अगर पेशेंट का डिप्रेशन माइल्ड स्वरूप का है, कम है, बिकॉज हम डिप्रेशन को रेट भी करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। अगर पेशेंट बिल्कुल सुसाइड है, अटेम्प्ट कर चुका है, तो हम उसको सिवियर बोलते हैं। मॉडरेट है कि भाई उसकी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब हो रहा है, लेकिन सुसाइड तक बात नहीं पहुंची, तो हम उसको मॉडरेट तक बोलते हैं रफली। और अगर पेशेंट को माइल्ड डिप्रेशन है, उसको समझ में आ रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और वो काफ़ी हद तक फंक्शनल है, तो उसको हम माइल्ड कहते हैं। अब डिप्रेशन की ट्रीटमेंट भी मल्टी प्रॉन्ग्ड होती है। पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती है, साथ ही साथ उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या अलग अलग तरह की साइकोथेरेपी जो भी पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से सूटेबल है वो शुरू की जाती है, ताकि पेशेंट ज़िंदगी भर दवाओं पे ना रहे। क्योंकि हमारी अपनी सोचें भी कई हद तक हमें डिप्रेस्ड करने के लिए कारण होती है। कोई भी सिचुएशन को आप किस तरह से कंस्ट्रू करते हैं, आप किस तरह से उसको लेते हैं, उसकी बेसिस पे आपके इमोशंस डिपेंड होते हैं। तो इसी तरह टाइम टेस्टेड तरीका है डिप्रेशन को लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रीट करने के लिए, वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। लेकिन जो पेशेंट सिवियरली डिप्रेस्ड है वो इमीडिएटली बिहेवियर थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इसीलिए उस पेशेंट को शुरू में दवाइयाँ दी जाती है। कोई भी डिप्रेशन है किसी भी स्वरूप का, उसकी दवाइयाँ हम 9 से 12 महीने तक देते हैं। 9 से 12 महीने इसलिए क्योंकि पेशेंट को रिस्पांस तो पहले 2-3 महीने में ही आ जाएगा, लेकिन अगर हम उसका दवाई बीच में रोक दें तो दिमाग के रसायन वापस पहले जैसे हो जाएंगे और पेशेंट रिलैप्स हो जाएगा। तो दवा तो हम 9 से 12 महीने तक चलाएंगे, उसी के साथ उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या दूसरी बिहेवियर थेरेपीज़ के साथ पेशेंट को अपनी सोचों को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने में हेल्प की जाती है, जिससे वो पेशेंट परपेचुअली डिप्रेस ना हो। पेशेंट 1 साल तक जब दवाई खा लेता है, वो पूरी तरह से सही है, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे भी है, अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो फिर हम दवा रोक देते हैं और देखते हैं कि पेशेंट रिलैप्स होता है क्या। अगर पेशेंट रिलैप्स नहीं होता तो हम उसको CBT सेशंस के ऊपर शुरू रखते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट रिलैप्स हो जाता है तो फिर हम उसको और 2 से 5 साल तक दवा देते हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और दूसरी बिहेवियर जो भी उसके लिए जो डिज़ाइन थेरेपी है वो चालू रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 2 से 5 साल बाद दवा फिर से रोक के देखते हैं। अगर फिर भी पेशेंट रिलैप्स होता है, इसका मतलब वो पेशेंट की टेंडेंसी डिप्रेस होने की उसकी ब्रेन की। ठीक है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म दवा लेगा। सेकेंडली, अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। कुछ है जो पुराने हैं, 30, 35, 40 साल पहले निकले, इनको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, TCS। ठीक है, इफ़ेक्टिव है लेकिन इनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा नींद आना, कुछ केसेस में वज़न बढ़ना या पेट की बिगाड़, वो डिप्रेशन में तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। इस वजह से रिसर्च करके नए ड्रग्स आए, जिनको हम SSRIs कहते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो जैसे जो 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, इनकी गड़बड़ी की वजह से डिप्रेशन होता है। जब हम SSRIs देते हैं तो ब्रेन में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉर्मलाइज होते हैं, पेशेंट बेटर होता है। इनका भी सेम है, 12 महीने, 9 से 12 महीने तक पेशेंट को देना है, उसके बाद डोज कम करके बंद करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नींद आना,
इन दवाइयों से नहीं। जो न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो नए अभी जो मार्केट में मोस्टली जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, उससे ज़्यादा मात्रा में नींद नहीं आती, ना ही उससे आपका वज़न बढ़ता है, ना ही इससे किडनी या हार्ट पे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आते हैं, और कुछ पेशेंट्स में लिबिडो पे इफ़ेक्ट होता है। लेकिन लिबिडो एक तरह जो सेक्सुअल फंक्शन है, ये डिप्रेशन में भी ख़राब होता है। मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो उस वक्त हमने डिस्कस नहीं की, कि बहुत से पेशेंट्स जिनको डिप्रेशन होता है उनका लिबिडो कम होता है, सेक्सुअल फंक्शनिंग कम होती है। तो ये डिप्रेशन का इटसेल्फ एक लक्षण है। कुछ दवाइयों की वजह से लिबिडो में या सेक्सुअल परफॉर्मेंस में बदलाव या कमतरता आ सकती है, लेकिन दवा रोकने के बाद वो वापस नॉर्मल होते हैं। तो अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट शुरू करने के बाद सेक्सुअल फंक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। वो आपको दवा चेंज करके देंगे या उनका डोज कम करके देंगे, लेकिन दवा रोके नहीं। ठीक है, वो एक है। उसके अलावा बाकी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाओं के कुछ भी नहीं है। जितना आपकी लाइफ में आप डिप्रेशन की वजह से सफ़र करेंगे, उतना डेफिनेटली डिप्रेशन की दवा की वजह से सफ़र नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर ने कहा है कि जो मॉडर्न एरा में जो दवाइयों में जो बदलाव आए हैं, उससे दवाइयों की चाहे ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया हो, पर जो साइड इफ़ेक्ट पार्ट पे ज़रूर काम किया गया है, इफ़ेक्टिवनेस भी उसकी बढ़ी है। और बहुत सारे लोग हैं जब डिप्रेशन की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं और वो देखते हैं कि महीनों से वो खा रहे हैं और उन्हें आराम भी मिल रहा है, पर वो अपनी तरफ से छोड़ने की सोचते हैं कि हम लोग छोड़ देते हैं। ओवर द नाइट उन्होंने अपनी दवाइयों को छोड़ दिया। तो मैं इनके लिए भी आपका कुछ सजेशन चाहूँगा कि जैसे हमने बोला कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट और दवाइयों को छोड़ने के साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि यूजुअली जो भी दवाइयाँ हैं उन्हें टेपर डाउन डोज कम करके छोड़ना चाहिए। तो उनके लिए आप क्या कहते हैं कि जो आपके पास भी कभी आए हैं या और किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी गए हैं, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ दिया और दवाइयाँ लेनी बंद कर दी, और फिर वो यूजुअली एंटी साइकेट्रिस्ट हो गए या मे बी कि यार साइकेट्रिस्ट की दवाइयों से मुझे इतने साइड इफ़ेक्ट आए? देखिए, इसका बेसिक इसका जो ये है रूट है, ये कहीं ना कहीं साइकेट्री को लेके हमारे समाज में जो स्टिग्मा है उससे भी बहुत रिलेशन है। तुम साइकेट्रिस्ट की दवा खाते हो, मतलब कोई तो बहुत स्टिग्मेटाइजिंग सिचुएशन लोगों को लगती है। आप अगर बाहर के देशों में जाके देखेंगे तो उनमें तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत अच्छा समझा जाता है, लेकिन हमारे देश में कहते हैं कि अरे ये तो मानसिक तकलीफ के डॉक्टर के पास जाता है, मतलब ये वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है। ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये तो अच्छा खासा बंदा था, मेंटली स्ट्रांग था, फिर इसको डिप्रेशन कैसा हो गया? तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, दवाओं को लेके हमारे इसमें बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, और ये कई दफ़े गलत इन्फॉर्मेशन प्रोपगेट होने की वजह से है कि इस लंबे समय तक ये दवाई खाने से तुम हमेशा इस पे डिपेंडेंट रहोगे। हमेशा डिपेंडेंट रहने का कारण ये है कि पेशेंट डॉक्टरी सलाह के सिवा दवा छोड़ देता है या टेपर किए बिना छोड़ता है, इसलिए उसको बहुत साइड इफ़ेक्ट आते हैं और पेशेंट ये सोचता है कि मुझे इस दवा खाने की वजह से ये हुआ। तो मैं दर्शकों से ये कहूँगी कि आप अपनी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी फ़ीस भरते हैं, तो उनसे जो आप इन्फॉर्मेशन ले वो सबसे ऑथेंटिक होती है, क्योंकि वो लोगों ने इसके अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग पूरी की होती है। कई लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन कि डॉक्टर सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए ये सब करते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक बीमारी का एक तरह का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है। हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है, डायबिटीज़ की बीमारी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है, उसी तरह मानसिक तकलीफ की बीमारियों का। अगर ये ज़रूरी ना होता तो 9 से 12 महीने क्यों, अगर हम कह दें तो 2 साल भी बोल सकते थे। तो ये इसीलिए क्योंकि डेफिनेट फाइनाइट समय के लिए है। दूसरी बात, जब हम कोई डॉक्टर किसी आदमी को हार्ट की तकलीफ शुरू हो जाती है, किडनी की शुरू हो जाती है या डायबिटीज़ की शुरू हो जाती है, डॉक्टर उसको बोलता है कि दवाई और गोली और रेगुलर फॉलोअप आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लंबे समय तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, आपकी तबीयत सही नहीं रह पाएगी। तो हम जाते हैं कि भाई हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो गई है तो अभी डॉक्टर को दिखाना ही है, शुगर चेक करनी है या बीपी चेक करना ही है। लेकिन ये मानसिक तकलीफ के केस में हम कभी नहीं बोलते। मानसिक तकलीफ को वैलिडेट नहीं करते बिकॉज वो दिखाई नहीं देती या आप उसको कोई माप लगा के नाप नहीं सकते, लेकिन वो उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जो बंदा डिप्रेस्ड है वो काम पे नहीं जाता, उसके काम पे नागा होता है, उसका पैसा जाता है, वो अपनी फैमिली से ठीक से रिलेट नहीं हो पाता, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डेफिनेट ख़राब हो जाती है। अगर वो दवा लेके उसको सुधार पाता है तो उसमें क्या बुराई है। कोई किसी और भी तकलीफ़ की तरह सेम ही मानसिक तकलीफ़ है, उसी में जैसे किसी बंदे का हाथ पाथ फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसको डॉक्टर बोलेगा कि 15 दिन दवाई खाओ और फिर फिजियोथेरेपी कराना, फिर तुम चलने फिरने लायक हो जाओगे। उसी तरह हम कहते हैं कि साल भर दवाई खाओ और साइकोथेरेपी कराओ, उसके बाद अगर आपका सब अच्छा हो गया तो आप
लंबे समय तक दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेशेंट्स का एक तरह की मानसिकता ये भी हो गई है कि दवा खाओ और अच्छे हो जाओ, हमारी तरफ से हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डिप्रेशन आपका है, मानसिकता आपकी है। आप अपनी तरफ से अगर उसमें एफर्ट्स डालेंगे, अपनी सोचों को बदलेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो आपको लंबे समय तक दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने उनके नोट डाउन किए डॉक्टर के, जिस पे थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहूँगा कि एक तो चीज़ है जैसे टेपर डाउन करने की दवाई की बात आती है। अगर आप फिजिकल चीज़ों की भी दवाई दे रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी प्रोटोकॉल्स होती है। अगर आप डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लगा रहे हो, आप इमीडिएट नहीं छोड़ सकते, वापस से प्रोडक्शन चालू होने के लिए आपको भी डोजेज कम करने पड़ेंगे। तो ये प्रोटोकॉल तो मेडिकल फील्ड में है ही है और वो अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा, जहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि ऑथेंटिक सोर्सेज पे आप बिलीव करिए, क्योंकि यूजुअली मैं देख रहा हूँ जो लोग साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रहे हैं या कहाँ से भी दवाई ले रहे हैं, वो दवाई लेने के बाद दवाई का नाम डालते हैं गूगल पे, और जो स्पेसिफिक वेबसाइट्स खुलती है वहाँ पे डायरेक्टली जाते हैं साइड इफेक्ट के कॉलम में, और उसमें दवाई के इफेक्ट लिखे होंगे 4 और 40 लिखे होंगे साइड इफेक्ट। कितना जो पेशेंट है, आप बताइए, क्योंकि आप तो ऑथेंटिक सोर्स हो, तो कितना ऐसी वेबसाइट्स और गूगल को उनके साइड इफेक्ट्स को कितना वो माने और कितना राइट समझे? देखिए, गूगल एक ग्रे लिटरेचर है, इट इज़ नॉट ओन्ड बाय एनीबडी। जो रिसर्च को हम लोग फॉलो करते हैं वो दवाइयाँ या उनके डोजेज़ ये पेशेंट्स के ऊपर टेस्टेड होते हैं, सालों साल रिसर्च चलती है। उसके बाद हमारे मेडिकल जर्नल्स में, साइकेट्री के जर्नल्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है जो पीयर रिव्यूड है। मतलब हमारे ही तरह के और 10-15 डॉक्टर्स और अलग अलग फील्ड्स के डॉक्टर्स उस चीज़ को रिव्यू करके उस इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। उसके बाद ही वो मैगज़ीन में, या मैगज़ीन मतलब जर्नल में छप के आता है। उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बैठे के रिसर्च कमिटीज़ फाइनलाइज करती है। तो कोई एक डॉक्टर इसके अंदर नहीं होता, बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें, दुनिया के कई सारे लोग इसमें अपने इनपुट्स देते हैं, तब जाके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो इंटरनेशनली बनती है वो हम लोग फॉलो करते हैं। जो गूगल लिटरेचर है, इट इज़ नॉट ओन्ड बाय एनीबडी। वो तो आप 2-4 कीवर्ड्स डालेंगे और वो सर्च, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पेशेंट स्पेसिफिक नहीं होती। हर पेशेंट का डिप्रेशन अलग है, हर पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री अलग है, और हर पेशेंट के लिए जो हम डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन और ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं वो अलग होता है। तो ये सारी जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है और इसका कोई एक ओनर नहीं होता कि मैं पिन पॉइंट नहीं करूँगी कि एक बोला है तो किसने बोला। तो ऑथेंटिक सोर्सेज पे बिलीव करें, इसका मतलब आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि ये हो रहा है तो मैं क्या करूँ। गूगल तो बोलेगा क्योंकि वो एक मशीन है, वो तो जो उसके अंदर फीड किया है वो कीवर्ड सर्च करके आपको बता देगा। आपके लिए कस्टमाइज्ड या आपके हिसाब से बोलने वाला नहीं है। वो एक चीज़ है जो मैं बोलूँगी कि उन्होंने देखना चाहिए। और साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल तो हर चीज़ का है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो साइड इफ़ेक्ट नहीं कॉज करेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाओगे तो वो भी साइड इफ़ेक्ट करेगा, बहुत मात्रा में दूध पिएंगे तो वो भी साइड इफ़ेक्ट करेगा। तो हर चीज़ को देने की मात्रा होती है और वो एक्सपर्ट्स ही बेहतर जानते हैं। तो अगर आप चाहें तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, एक छोड़ के 10 साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन लीजिए, लेकिन सिर्फ गूगल के ऊपर भरोसा मत कीजिए। ठीक है, तो सम अप करने के लिए क्योंकि आप फीस देते हो अपने साइकेट्रिस्ट को, अपने डॉक्टर को, तो आपके पास भी ये अधिकार है कि आप उनसे सवाल उठाएं कि मैंने ये पर्टिकुलर मेडिसिन ली है, मुझे साइड इफेक्ट हुए, या मैंने ये पढ़ा है, आप इसको जस्टिफाई करते हो नहीं करते हो। तो क्लैरिटी आप सीख कर सकते हो। ये मत सोचिए कि आपने वहाँ 5-10 मिनट लगाए उसके बाद आप उनसे कुछ नहीं पूछ सकते, आपको ये हक ज़रूर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन क्या होता है और इसमें क्या प्रोटोकॉल यूज़ की जा सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं डिप्रेशन के बारे में। और इसके अंदर सबसे पहली बात है कि अगर पेशेंट को दवा, यूजुअली जब हम कोई भी एंटी डिप्रेसेंट शुरू करते हैं तो 1 महीने में पेशेंट हमको रिस्पॉन्स देता है। 1 से 1.5 महीने में पेशेंट की तकलीफ़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद दवा कंटिन्यू करते हैं, साइकोथेरेपी कंटिन्यू करते हैं। कई पेशेंट का ऐसा होता है कि इनिशियली तो उनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ महीने जाने के बाद पेशेंट दवा खाने के बावजूद डिप्रेस होता है। ये अगर बार बार चलता रहा तो इसको हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन बोलते हैं। 1 से ज़्यादा दवा बढ़ाने के बाद, दवाई का डोज बढ़ाने के बावजूद भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो भी हम इसे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन कहते हैं। पहली बात तो आती है कि इसमें डायग्नोसिस सही है या नहीं। अगर कोई पेशेंट है जिसको बाइपोलर की हिस्ट्री है, हम कभी तो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में एक पार्ट होता है जो डिप्रेशन होता है। अगर वो प्योर डिप्रेशन नहीं है, बाइपोलर डिप्रेशन है,
तो इसमें सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स पे पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, या मोमेंट्री फ़र्क पड़ता है और फिर बाद में पेशेंट रिलैप्स हो जाता है। तो ये एक चीज़ है कि ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन कॉज हो सकता है। सेकेंडली, कुछ पेशेंट्स का डिप्रेशन ही इस तरह का होता है बायोलॉजिकली कि वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बावजूद भी सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स पे ठीक नहीं होता। इस केस में हमको मूड स्टेबलाइजर्स करके दवाएं होती है, वो पेशेंट को इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, तब पेशेंट ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स दिखाता है। तो ये एक हो गया ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। सेकेंडली, एक बहुत कॉमन और बहुत इफ़ेक्टिव मोडालिटी है ट्रीटमेंट की, जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की डिप्रेशन के लिए, वो होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ECTs, जिसको लेमैन्स टर्म में बहुत अजीब सा टर्म है जिसको शॉक थेरेपी कहते हैं। एक्चुअली वो शॉक नहीं होता, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, जिसके बारे में शायद अगर हम कोई और वीडियो बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक मैं दर्शकों को कहूँगी कि ये भी एक चीज़ होती है जो साइकेट्रिस्ट बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, दवाओं की साइड इफ़ेक्ट के बिना इफ़ेक्टिवली सीवियर डिप्रेशन ECTs से ठीक होता है। पेशेंट को कुछ सेशंस ECTs के लेने होते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की। मैं शॉर्ट में इतना ही बोलूँगी कि ये थेरेपी होती है जो गाइडेड 2 या 3 डॉक्टर की निगरानी में की जाती है। दिमाग को एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट कुछ मात्रा में दिया जाता है, जिससे ये रसायन ठीक होने में हेल्प होती है। इसके बारे में अगर आपको बेहतर और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। हम शायद इस बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ECT ऐसी थेरेपी है जो कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स में बेहतर रिस्पांस पेशेंट में दिखता है। जो पेशेंट सुसाइडल है, जिनका डिप्रेशन बहुत सीवियर है और दवाई एक्ट करने के लिए हमारे पास 2-3 हफ्ते का समय नहीं है, ऐसी केसेस में ECT बेहतर काम करती है। ठीक है, जैसे एक लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि डायग्नोसिस के लिए जो टूल्स यूज होते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, यूजली वो क्वेश्चनेयर्स काइंड ऑफ होते हैं या साइकोमेट्रिक्स होते हैं। तो मुझे ये जानना था कि स्पेसिफिकली जैसे कि हर एक हड्डी से रिलेटेड या हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड MRIs है, स्कैन्स है, ब्रेन्स की भी स्कैन्स है, ब्रेन के स्कैन्स किस लेवल तक हमें इंसाइट दे सकते हैं किसी की मेंटल हेल्थ के बारे में, और आज तक साइंटिफिक वर्ल्ड में उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हुआ है? या एक बहुत बार देखा जाता है, पेशेंट्स भी कहते हैं कि मैडम डिप्रेशन है तो एक बार MRI करा के देख ले क्या, CT करा के देख ले क्या। देखिए, ब्रेन स्कैन बेसिकली, डिप्रेशन ये बीमारी होती है दिमाग के रसायनों की गड़बड़ी की वजह से। जैसे मैंने 3 नाम लिए, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। ये रसायन आप ब्रेन स्कैन में नहीं देख पाएंगे, ना ही ब्लड टेस्ट करके देख पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन आ रहा है कोई बेसिक ब्रेन प्रॉब्लम की वजह से, जैसे उसको स्ट्रोक हुआ था, पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन बहुत कॉमन है, पैरालिसिस का झटका आया, दिमाग में खून की गुठली बनी और बाद में उस पेशेंट को डिप्रेशन शुरू हो गया, तो बेसिक बायोलॉजिकल डिप्रेशन है। तो अगर स्कैन करें उसके दिमाग में अगर आपको इन्फाक्ट्स दिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि शायद इस वजह से इसको डिप्रेशन आया। लेकिन मेजॉरिटी केसेस ऑफ डिप्रेशन जो ब्रेन इंसल्ट की वजह से नहीं होती, रसायनों की बदलाव की वजह से होती है, उसके ब्रेन स्कैन में आपको शायद कुछ भी नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस ही है। इवन जो स्केल्स या जो क्वेश्चनेयर्स हम लोग डिप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं वो भी साइकेट्रिस्ट को एज अ गाइडेंस ही काम करता है। इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक। डायग्नोसिस आपके क्लिनिकल हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन से ही होता है। तो एक व्यूअर का सवाल है, समझो उन्हें डिप्रेशन है और वो जानते हैं डिप्रेशन है, सिम्टम्स भी मैच हो रहे हैं, वो रिलेक्टेंट है थेरेपी लेने के लिए भी, साइकेट्रिस्ट के पास आने के लिए भी। वो पूछ रहे हैं कि क्या अगर मैं अपने डिप्रेशन को बिल्कुल ट्रीट ही ना करूं, उस पर बिल्कुल ध्यान ही ना दूं, तो उसका आउटकम क्या हो सकता है? देखिए, डिप्रेशन को अगर आप ट्रीट ही ना करें या ध्यान ही ना दें तो 2 सूरतें होती है। कई डिप्रेशंस जो होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। अगर स्ट्रेसर रिलेटेड डिप्रेशन है, जैसे मानो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है उस बंदे की लाइफ में और उसको डिप्रेशन आ गया है, ठीक है, अगर वो उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देता या शायद उसको समझ में ही नहीं आता कि ये डिप्रेशन है, वो डॉक्टर के पास कभी जाता ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये फाइनेंशियल क्रंच उसकी ख़त्म हो गई, स्ट्रेसर उसका ख़त्म हो गया, तो हो सकता है कि उसका डिप्रेशन चला जाए, वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। लेकिन कई दफ़ा हमने ये देखा है कि डिप्रेशन ट्रिगर करने के लिए एक इवेंट काफ़ी होता है। स्ट्रेसर ख़त्म हो जाने के बावजूद भी परपेचुअल डिप्रेशन शुरू रहता है। तो अगर
अगर उसका स्ट्रेसर रिलीव हो जाता है तो पेशेंट रिवर्ट बैक हो सकता है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेसर चले जाने के बावजूद भी जो ये डिप्रेशन की प्रोसेस है जो आपके दिमाग के बायोलॉजिकल लेवल पे चल रही है वो फिर भी शुरू रह सकती है। तो मेजॉरिटी केसेस में डिप्रेशन ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता। अराउंड 15 to 20% ही मैक्स टू मैक्स केसेस होंगे कि जहाँ पे वो डिप्रेशन कुछ समय के लिए है, कुछ महीनों के लिए है और फिर चला गया। मेजॉरिटी केसेस में अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वैसा का वैसा ही बना रहता है, या उस पेशेंट की पर्सनैलिटी का ही एक पार्ट हो जाता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म चलने वाले डिप्रेशन को हम डिस्थाइमिया कहते हैं, कि उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी हो जाती है। फिर चाहे आप कुछ भी कर ले तो वो वैसा ही रह जाएगा। अगर ट्रीटमेंट भी करेंगे तो पार्शली इम्प्रूवमेंट होगी, फिर फुल्ली रिवर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं दर्शकों से ये कहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई है जिसमें आपको डिप्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं और आपको लगता है कि उसको मदद की ज़रूरत है, तो उसको आप साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो पूरी तरह से अच्छा हो जाए। ठीक है, आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे। जैसे मैम ने कहा कि किसी को ज़रूरत है तो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लाइए, पर डिप्रेशन के साथ जो एसोसिएटेड दो चीज़ें और है कि वो पर्सन एडिक्शंस के प्रोन हो सकता है, दूसरा है कि जो डिनाइल पार्ट है कि प्रॉब्लम है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस मामले में फैमिली का योगदान या आसपास के लोग किस तरह से उस पर्सन को हेल्प सीख करवा सकते हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बहुत से लोग डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं वो सब्सटेंस के इसमें फंस जाते हैं, बिकॉज़ उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अपने दिमाग का या इमोशनल पेन कम करने के लिए वो मोमेंटरीली किसी सब्सटेंस का सहारा लेते हैं और फिर डिप्रेशन के साथ साथ सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर का भी शिकार हो जाते हैं। उसी के साथ जो डिनायल पार्ट बहुत कॉमन है कि पेशेंट आने में बहुत देर करता है या कभी आता ही नहीं है। फैमिली उसको लेके जाना चाहती है लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाता। लेकिन डिप्रेशन के पेशेंट्स में और एक चीज़ है, क्योंकि अपने आप को अलग थलग बहुत कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, लोनली हो जाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं रहता, इस वजह से भी डिप्रेशन बना रहता है। तो फैमिली का ये बनता है कि जहाँ तक हो सके पेशेंट को कन्विंस करे डॉक्टर के पास जाने के लिए। अगर पेशेंट कन्विंस ना हो रहा है तो उसको सपोर्ट करे। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा डर ये है कि अगर पेशेंट सुसाइडल है तो क्या, क्योंकि वो अपने थॉट शायद कभी वॉइस ही नहीं करेगा, दिमाग में ही रखेगा। तो फैमिली को चाहिए कि पेशेंट के साथ रहे, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता रहे और जहाँ तक हो सके उसे कन्विंस करे कि वो डॉक्टर के पास जाए, उसका सपोर्ट बने रहे। क्योंकि पेशेंट की टेंडेंसी रहेगी अपने आप को अलग थलग रखने का, लेकिन उसके जो लव्ड वंस हैं वो उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। तो मैम के हिसाब से आप जब भी आपको किसी में ऐसा प्रॉब्लम दिखती है, डिनाइल दिखता है, तो आप उसे एज अ फ्रेंड गाइड आप हेल्प करके सीख करिए, किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए। और स्पेसिफिकली हम एक पुराने क्वेश्चन पे जाते हैं जहाँ पे मैम ने कहा था कि लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बीच में छोड़ देते हैं या उन्हें जो लंबा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो उन्हें हजम नहीं होता कि इतना लंबा टाइम हमें लगेगा डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। पर यहाँ पर मेरा एक पॉइंट ये भी कहना है कि क्या आपकी लाइफ में जो भी ट्रिगर इवेंट हुआ, अगर कल आपका ब्रेकअप हुआ, अगर कल आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ, कल आपने किसी पर्सन को अपनी लाइफ में कहा, क्या आप नेक्स्ट दिन जाते हो कि साइकेट्रिस्ट के पास? नहीं। क्या आप नेक्स्ट दिन हेल्प सीख करते हो? नहीं। आप महीने साल गुजरते रहते हो उसी ट्रॉमा से और उस चीज़ को ओवरथिंक करते रहते हो, फिर आप जाते हो साइकेट्रिस्ट के पास में। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप साइकेट्रिस्ट से या जो भी प्रोफेशनल से हेल्प सीख चाहते हो और छोटे टाइम ड्यूरेशन में आप ट्रीटमेंट चाहते हो, तो आप भी इमीडिएटली सीख करिए हेल्प, उसे डिले मत करिए। आपने डिले किया अपनी सफरिंग को तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी उतना लंबा होगा। तो इसमें साइकेट्रिस्ट और बाकी प्रोफेशनल्स का भी रोल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, वो भी इतना जल्दी उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसने आपको लो फील कराया, आपको लग रहा है कि ये ट्रिगर इवेंट हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे ये हैवी हो सकता है, तभी के तभी आप हेल्प सीख करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर विभावरी पाटिल का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से हम मिलेंगे एक और वीडियो में नेक्स्ट वीक में, तब तक देखते रहिए लाइफ कुछ।